अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वायरस के हवाले से अब जो डेथ टोल है उसका नया एपी सेंटर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 221 अमवात हो चुकी हैं। बिल्कुल शफात, और 618 अभी कुल अमवात हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो 1/3 जो अमवात हैं वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। वहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी सबसे कम है, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। आज हम स्पेसिफिकली इस हवाले से बात करेंगे कि वो ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो डेथ टोल है वो बाकी तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो सिंध के, और सिंध से भी इनफैक्ट ज़्यादा जो है वो पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्जैक्टली जी, मुल्क में मौजूद टोटल केसेस का अब 27% लाहौर में है और तकरीबन 13 से 14% कराची में है। इन दो शहरों में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अमवात का तनासुब सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 4000 कन्फर्म केसेस में से 221 अमवात, तकरीबन 6% का डेथ रेट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। उस वाले से बिल्कुल जी, हम वजूहात ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि टॉप स्टोरीज़ क्या है आज के शो की। और अभी टॉप स्टोरीज पे हमने नज़र डाली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मज़ीद 35 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि नए 17 से 64 केसेस के बाद अब मरीजों की मजमूई तादाद 25,837 हो गई है। इस हवाले से तफसीलात तो शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक अहम खबर शामिल करते चलें। पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीर से जुमेरात तक दुकानें और मार्केट्स SOPs के तहत खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजास को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। एक बड़ा अहम फैसला पंजाब से सामने आया है, जहां पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीर से जुमेरात तक दुकानें और मार्केट्स SOPs के तहत खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजास को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन रखा जाएगा। सेहत के माहिरीन के मुताबिक मई का महीना कोरोना वायरस का पीक का महीना शुमार हो रहा था, और ऐसे मौके पे लॉकडाउन को रिलैक्स करने के हवाले से पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। हमारे नुमाइंदे नईम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नईम हनीफ, क्या इस हवाले से मजीद तफसीलात हैं? नईम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे जरा बातचीत करते हैं। फयाज साहब, बड़ा बोल्ड डिसीजन सामने आया है पंजाब गवर्नमेंट का, कुछ इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पिछले 2-3 घंटों से टीवी चैनल पे ये चल रहा था कि 6 शहरों में और उसके साथ 15 अजला के अंदर कोई सख्त लॉकडाउन रखा जाएगा और बाकी में रिलीफ मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये आज का जो अभी तक का जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जिसका भी नोटिफिकेशन आपको 1-2 घंटों तक जो है वो हो जाएगा, वो यही कंसिडरेशन है कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो और बाकी 4 दिन जो है ना उसमें नरमी की जाए। और उसके अलावा जो है वो प्लाजे और शॉपिंग मॉल वो सातों के सातों दिन जो है ना वो फिलहाल जो है वो बंद रहेंगे। आम दुकानें और बाजार जो है ना वो खुलेंगी, वो भी 4 दिन जो है ना वो आपका नरमी होगी और 3 दिन जो है ना जुमा, हफ्ता, इतवार उसमें सख्ती की जाएगी। ये चीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन है और अगले 2 घंटों में उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई सही। अच्छा फयाज साहब, ये कहिएगा, जैसे भी आपने बोला कि 3 दिन ये कहा गया है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा और उसके बाद जो बाकी के जो 5 दिन हैं लॉकडाउन में नरमी होगी। जो लॉकडाउन में नरमी होगी, आवाम के लिए वजाहत दे दें कि वो किस किस्म की नरमी होगी, क्योंकि जो पिछले दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए। अब देखो, नरमी के हवाले से ये है कि क्योंकि अब कारोबार भी चलाना है, मईशत का पहिया भी चलाना है और रमज़ान का महीना है, ईद है, इसके ऊपर कारोबारी तबका और जो वर्कर्स हैं उनकी सारी की सारी साल की कमाई एक तरफ होती है और ये इस सीज़न के अंदर एक तरफ होती है। अब ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए अब 2 ऑप्शन है। एक तरफ हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी रखने हैं, दूसरी तरफ हमने रिलीफ भी देना है और मईशत का पहिया भी चलाना है। तो उसको देखते हुए 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार तो जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन होगा, उसके ऊपर सख्ती भी होगी जैसे पहले होती रही है।
और 4 दिन जो है ना वो रिलीफ दी जाएगी, नरमी की जाएगी, लेकिन उसमें भी SOPs के तहत दी जाएगी और आवाम के ऊपर उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आवाम जो है वो उसमें मुख्तार तरीके से अपनी इस नरमी का फ़ायदा उठाए और जिसने अपना कारोबार करना है, जिसने खरीदारी करनी है, जिसने अपने बाकी मामलात ज़रूरी के जो है ना वो चलाने हैं, तो वो इन 4 दिनों में जो है वो आसानी के साथ चीज़ें अपनी चलाए और 3 दिन जो है ना वो सख्ती के साथ जो है वो लॉकडाउन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा फयाज साहब के लाहौर में कोरोना केसेस का, मुल्क का टोटल कोरोना केसेस का 27% मौजूद है। कारोबारी हवाले से अगर रिलैक्सेशन दी जाती है तो एकदम बाज़ारों में बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी, बड़े अरसे बाद कारोबार रिलैक्स होंगे, तो कैसे SOPs को मेंटेन रखा जाएगा और क्या तैयारी है हुकूमत पंजाब की इस हवाले से? देखिए, इसमें तो 2 तरफा सिचुएशन होगी ना, 2 तरफा जिम्मेदारी है, 2 तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ आवाम की है, दूसरी तरफ सरकार की है। सरकार तो कोशिश करेगी, जैसा हमने रमज़ान के हवाले से तरावी का जो है ना SOPs बनाए 20 नुकात सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की क़यादत में तमाम उलमा मशाइख को और वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने ऑन बोर्ड लेके इसी तरह अब SOPs बनाएंगे। अब मामलात चलाने हैं, अब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की है, आवाम की भी है, सरकार की भी है। सरकार की कोशिश ये होगी कि हम बहुत ज्यादा हद दर्जे करख्त तरीके से सख्ती ना करें कि आवाम के ऊपर कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट बैठे, लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा वायलेशन होगी तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा वायलेशन होगी तो वहाँ सख्ती करनी पड़ेगी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमें इस हवाले से इतलात फराहम कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फयाज साहब हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का। एक और अहम खबर शेयर करते चले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि हम सब अपने लिए जबरदस्त वकील और दूसरों के लिए बुरे जज हैं। कल तक कुछ लोग PTI को मीडिया पर तनकीद बर्दाश्त करने की तलकीन करते नहीं थकते थे, वही आज ARY न्यूज़ के खिलाफ मुहिम जोई करते नजर आते हैं। मीडिया के खिलाफ ये मुहिम नापसंदीदा है। पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसी पर फौरी नजरसानी करनी चाहिए। आज हमने देखा है कि सिंध के बहुत सारे शहरों में ARY न्यूज़ के खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई है और उसी के हवाले से हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब ने भी अब ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि वो जमातें जो कि मुसलसल ये कहती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पेशेंस नहीं है, अब वो खुद किस तरह की हरकतें कर रही हैं ये आपके सामने है। सिंध के जितने भी शहर हैं वहाँ पर वॉल चॉकिंग की गई है और इसी की वजह से हम पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या गलती थी कि जो एक सवाल जो नॉर्मल एक क्वेश्चन था विच वॉज वेरी सिंपल कि 8 साल के टाइम में 5 खरब रुपए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेल्थ की फंडिंग में मिले थे, एलोकेट किए गए थे हेल्थ के बजट में, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा सवाल था, एक सवाल था हमारा कि 5 खरब रुपए का बजट पिछले 8 सालों में जो तकसीम हुआ, जो जिस तरह से वो डिस्पर्स हुआ, उसकी कुछ तफसीलात फराहम की जाए, क्योंकि जो बज़ाहिर सिंध की हेल्थ स्ट्रक्चर के जो हालात हैं और जो पैसा उसके अंदर इंजेक्ट किया गया है वो बज़ाहिर मैच नहीं खाते। लेकिन उसका जवाब क्या मिला? उसका जवाब ये मिला कि एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू की गई सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। हमारे साथ इकरारुल हसन मौजूद हैं। सैयद इकरारुल हसन को शामिल गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम सरेआम के मेज़बान। इकरार भाई, क्या हो रहा है ये? क्यों एक सवाल पूछना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि अब एक मुनज़्ज़म तहरीक हमारे साथ शुरू हो गई है? ये सिंध हुकूमत का बड़ा पुराना वतीरा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अपनी नाअहली को, अपनी करप्शन को, अपनी लूट मार को छुपाने का जाहिर है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। आप सिंध के बेचारे अवाम को जिसके साथ आप बरस से जुल्म करते रहे, जिसके हुकूक का इस्तेहसाल करते रहे, उन अवाम का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यानी आपके खिलाफ, आप सिंध है, आप अपने आलीशान महल्लात के अंदर रहते हुए, अपनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल की गाड़ियों के अंदर बैठकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हुए, क्या आप खुद को सिंध समझते हैं या सिंध के अवाम समझते हैं? सिंध का अवाम है सिंध का हारी, सिंध के अवाम है सिंध के मजदूर और मेहनत कश। सिंध के अवाम वो लोग हैं जो बेचारे आज भी झोपड़ियों में रहने पे मजबूर हैं। सिंध के अवाम वो लोग हैं जिन्हें ना तालीम की सहूलत हासिल है, ना सेहत की सहूलत हासिल है। सिंध के अवाम वो है जिनके बड़े बड़े शहरों में भी इस वक्त पक्की सड़कें मौजूद नहीं है। आपने खुद को सिंध समझ लिया है। सिंध वो है जिसकी एक अदबी तारीख है, सिंध वो है जिसकी एक लिसानी तारीख है। आपने सिर्फ इसलिए कि चूंकि आपको जब जैसे निशाना बनाया जाता है आपकी करप्शन को, आप कहते हैं कि सिंध पर हमला हो गया, सिंध के अवाम पर हमला हो गया।
सिंध के जैसे मासूम लोग शायद दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते होंगे, सादा लौह लोग, अदब परवर लोग, और उनको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी लूट मार छुपाने के लिए। रोजाना की बुनियाद पे बच्चे मरते हैं, चाहे वो थर हो चाहे वो लाड़काना हो, और इस बेहिसी के बारे में अगर सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं जी सिंध पर हमला कर दिया गया या सिंध दुश्मनी पर उतर आए। जाहिर है ये गैरत दिलाने की कोशिश जरूरत है इन लोगों को, और ये बताने की जरूरत है सिंध के अवाम को भी कि सिंध का अवाम एक ऐसी कौम है जो बेचारे हमेशा से पिसते चले आए हैं ऐसे लोगों के हाथों जो सिंध का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं किसी एक शहर में चले, ये खुद नाम बताएं किसी शहर का, ये खुद नाम बताएं किसी इलाके का जहां से लोगों ने मुंतखब किया और वहां सूरत हाल आइडियल हो इस वक्त। आप लियारी का नाम ले लीजिए, आप लाड़काना का नाम ले लीजिए, आप नवाबशाह की बात कर लीजिए, आप खैरपुर की बात करें, आप सक्खर की, मोरो की, आप कोई एक शहर इनसे कहें कि बताएं, और यहाँ साथ ले जाकर हम इनको दिखाते हैं कि वहां इन्होंने क्या हाल किया है सिंध के बेचारे अवाम का। और फिर जब इनकी करप्शन पर, इनकी लूटमार पर सवाल हो जाता है तो ये सिंधी बन जाते हैं फौरन से, और सिंध के अवाम आड़ ले लेते हैं, सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है इकरार एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि 5 खरब जो हेल्थ का बजट था वो खर्च कहाँ गया। चलिए आप बाकी तमाम तर सिंध को छोड़ें, सईद गनी साहब जो कि मुसलसल टारगेट कर रहे हैं ARY न्यूज़ को, उन्होंने खुद उनका अपने हल्के अगर हम चले जाएं, चनेसर गोड चले जाएं, तो वहाँ की हालत भी तो ऐसी है। मैं इस वक्त ARY न्यूज़ पर पूरे पाकिस्तान के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि सईद गनी साहब जो इस वक्त बहुत बड़े नुमाइंदे बने हुए हैं इस सारी कैंपेन के, कि सईद गनी साहब इसी लम्हे शाम का कोई वक्त दें, कल का कोई वक्त दें, मैं उनके साथ उनके हल्का इंतखाब में जाता हूं कैमरों के साथ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के सामने मैं ये चैलेंज करता हूं कि सईद गनी साहब के साथ मैं उनके हल्का इंतखाब में जाता हूं जहां से वो मुंतखब होते रहे। इस वक्त वो सेनेटर है लेकिन जाहिर है उनका हल्का इंतखाब है, और वहां अगर बच्चों के स्कूलों के अंदर गधे ना बंधे हुए हों, अगर वहां की डिस्पेंसरी में घुटनों घुटनों गटर का पानी ना हो, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। कैसे, किस मुंह से, किस शर्म के साथ ये बात करते हैं, खुद पर तनकीद करने वालों पर इल्जाम लगाते हैं। मैं फिर दोहराता हूं एक बार फिर, अगर ये मैसेज ये सईद गनी साहब देख रहे हैं तो जरा चले मेरे साथ। अगर इतनी अखलाकी जुर्रत है, अगर इतनी मर्दानगी है, अगर इनको इतना लगता है कि ये हक और सच की बात कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान के सामने, अभी इसी वक्त शाम में, कल का कोई वक्त दे, कैमरों के साथ सईद गनी साहब के साथ इकरारुल हसन इनके अपने हल्का इंतखाब में जाने के लिए तैयार है, और इनको आईना दिखाएंगे कि इनके वहां पे स्कूल के बच्चों की हालत, वहां स्कूल की हालत क्या है, वहां डिस्पेंसरियों की हालत क्या है, वहां नालों की हालत क्या है, वहां सड़कों और गलियों की हालत है। और यकीन कीजिए कोई गैरतमंद आदमी होगा तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देगा जो इस वक्त इनके हल्का इंतखाब की हालत है। मैं फिर दोहराता हूं, ये सारी ड्रामेबाजी बंद करें कि जितनी बॉल चॉकिंग इन्होंने शुरू करवा रखी है, कि जितने किराए के लोगों के साथ ये ट्रेंड बनवा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ एक चैलेंज कबूल कर ले, बहुत बड़े तुमार खान बन रहे हैं, अपने हल्के में चले मेरे साथ, जहां से लोगों ने मुंतखब किया, वहां के स्कूल दिखाता हूं, वहां गधे ना बंधे हुए अगर स्कूल में, सईद गनी साहब के हल्का इंतखाब में, वहां की डिस्पेंसरियों में अगर गटर का पानी मौजूद ना हो, वहां की अगर सड़कें कच्ची ना हो, वहां के नाले अगर गलाजत से और गंदगी से ना भरे हुए हो, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और अगर इसके बरक्स मामला हुआ तो सईद गनी साहब मर्दानगी का और अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सियासत छोड़ दें। ये सिर्फ नारेबाजी, मासूम सा शक्ल बनाकर टेलीविजन पर आकर तकरीरें करना और फिर जवाब पर कोई तनकीद करे तो फिर आप सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करें, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। सिंध के बेचारे मजलूम अवाम, उस मासूम बच्चे का चेहरा तो देखें जो हाइड्रोफोबिया का शिकार होकर मर गया। मेरा बेटा होता उसकी जगह, कोई दूसरा शख्स जो टेलीविजन इस वक्त देख रहा है, अपने बच्चे को जरा तसव्वुर करे कि बच्चे को सख्त प्यास लगी है और पानी से खौफ आ रहा है, पानी से डर रहा है, इसलिए कि जिस कुत्ते ने उसे काटा उसके नतीजे में उसे जो वैक्सीन लगाई गई, पता नहीं वो लगाई भी गई या नहीं, सिर्फ कागजों में वो मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली वो मौत की तरफ चला गया। कोई तो जिम्मेदार होगा। सईद गनी साहब का जुमला मुझे आज भी याद है कि जब ये इनको कोरोना वायरस हुआ था, मैं बहुत फिक्रमंद था अपने बच्चों के लिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ। सबको अपने बच्चे इसी तरह से अजीज है। लाड़काना का बच्चा भी उतना ही अजीज है, इकरारुल हसन का बच्चा भी उतना ही अजीज है, सईद गनी साहब का बच्चा भी उतना ही अजीज है। और टेलीविजन पर हम इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से सईद गनी साहब ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं 2 दिन से, एक चैनल ARY न्यूज़ के खिलाफ, ARY के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, मुझे ये बताइए अगर इतनी तवज्जो सईद गनी साहब ने अपने हल्के में
अपनी सियासत पे दी होती तो क्या आज हालात मुख्तलिफ ना होते? मैं फिर ये कह रहा हूँ, अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें। मैं टेलीविजन के ऊपर मैं जानता हूँ मेरा एक एक लफ्ज अहम है। कोई लाख कहता रहे कि ये ARY की हिमायत में है, कोई लाख कहता रहे कि जी नौकरी हलाल, कुछ भी कहते रहे, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये अगर इतनी अखलाकी जुर्रत रखते हैं सईद गनी साहब, इतने अपने आप को ये फल्ले खान समझते हैं, तो मेरी बाअदब बसत एहतराम दरखास्त है कि आइए अभी इसी वक्त आधे घंटे में कहें, 1 घंटे में कहें, शाम में, रात के किसी पहर में कहें, कल सुबह कहें, मैं कैमरों के साथ इनके अपने हल्का इंतखाब में चलने के लिए तैयार हूं, जहां से ये मुंतखब होते रहे हैं। अभी जाहिर है सेनेटर है, लेकिन इनका अपना एक हल्का इंतखाब है, वहां चलते हैं, वहां स्कूलों की हालत देख लेते हैं, वहां की डिस्पेंसरियां देख लेते हैं, वहां की सड़कें देख लेते हैं, वहां के नाले देख लेते हैं, वहां के गरीब और बेचारे आवाम का जिंदगी गुजारने का तरीका देख लेते हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक हो तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने चैलेंज कर रहा हूं कि आज के बाद मैं टेलीविजन की स्क्रीन पे नहीं आऊंगा, और अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तनकीद करने वालों पर तो फिर मेरी उनसे इल्तमास होगी दस्त बस्ता हाथ छोड़ के कि जान छोड़े पाकिस्तान की इन गरीब आवाम की, कुछ और लोगों को सामने आने दें कि जो शायद बेहतर अंदाज में खिदमत कर सके। अगर चनेसर गोट बदतरीन हालात पेश न कर रहा हो तो फिर सईद गनी साहब को ये सारी साजिशें और ये सारी सियासतें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये सब छोड़कर इकरार, ये आपने बहुत बड़ा चैलेंज नेशनल टीवी पे दे दिया सईद गनी साहब को। अब मेरे ख्याल से सईद गनी साहब जरूर देख रहे होंगे क्योंकि उनकी सोशल मीडिया टीम मुसलसल ARY को मॉनिटर कर रही है, तमाम तर चीजें, उनकी तमाम तर नजरें आजकल हैं ही ARY पे। मुझे बताइएगा आप इकरार, ये क्या एटीट्यूड है? अगर हम BRT पे मंसूबे पे भी, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी तनकीद करते हैं और हमारा काम है तनकीद करना, हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है खबर देना, हमारा काम है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करना, सवाल करने पे इतना गुस्सा, इतनी प्रॉब्लम के एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाना शुरू कर दिए, प्रॉपर टारगेट करना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों को। मुझे वैसे सच्ची बात है, सईद गनी साहब एक मुनासिब आदमी लगते थे, नासिर शाह साहब एक मुनासिब आदमी, मुराद अली शाह साहब, अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि बेहतरीन काम कर रही है इनकी टीम। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि जी जो कराची में सड़कें और पुल बनाने का काम है मुराद अली शाह के दौर में बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन सईद गनी साहब किस मुंह से, मुझे समझ नहीं आती, तनकीद कर रहे हैं। जरा एक बार चनेसर कोर्ट में जाके तो देखें। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कराची के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि जरा चनेसर कोर्ट, महमूदाबाद, आजम बस्ती एक बार दाखिल तो होकर देखें, आपको अंदाजा हो कि ये बड़े बड़े दावे करने वाले, ये साजिशें करने वाले, ये वॉल स्टॉकिंग करवाने वाले, ये ट्रेंड बनाने वाले, इनकी सियासी औकात है क्या? इन्होंने पिछले 10, 12, 15 वर्षों में अपने हलकों के अवाम के लिए क्या किया? जो ये पाकिस्तान की या सिंध की बात करते हैं, सिंध के सिर्फ उस मासूम बच्चे का चेहरा देखें, बाकी हर चीज भूल जाए। इकरार, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा। इकरार, जो जबान इस्तेमाल हो रही है उस पार्टी की जानिब से जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहती है, उस सईद गनी साहब के हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से वो ARY न्यूज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर बात कर रहे हैं, ये जुबान क्या उन्हें जेब देती है? ना ये जबान पीपल्स पार्टी की है, ना ये जबान सिंध के अवाम की है। मैं आपको बड़ी दयानतदारी से, बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ। हम गली गली जाते हैं, हम शहर शहर जाते हैं, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। ये किराए के कुछ लोग हायर किए गए हैं जो ये बदज़बानी कर रहे हैं। सिंध के लोगों से मोहब्बत करने वाला शायद खित्ता जमीन पर कोई और नहीं होगा। सिंध से ज्यादा मीठी और प्यारी जबान शायद खित्ता जमीन पर दूसरी कोई और नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का इटसेल्फ मंशूर, बहुत शानदार, बड़े बेहतरीन लोग इसके अंदर मौजूद है। सो ये जबान जो इस्तेमाल की जा रही है, मैं पूरी जमानत के साथ आपको बता रहा हूँ, ना ये पीपल्स पार्टी की जबान है, ना ये पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जबान है, ना ये सिंध के लोगों की जबान है। ये जबान चंद किराए के लोगों की जबान है जिन्हें सईद गनी साहब को भी पता नहीं क्या हो गया, मुझे उनसे भी ये तवक्को नहीं थी, लेकिन ये हायर किए हुए लोग हैं जो इस तरह की जबान, और इससे घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारा मामला अल्लाह ताला की जात के साथ है कि कम से कम इस मामले पर, और ये कोई जवाब नहीं होता कि यार मेरी करप्शन दिखा रहे हैं तो फलां की करप्शन, ये तो बहुत बेवकूफाना जवाब होता है। आप सिर्फ अपनी करप्शन का जवाब दें। इकरार, बात वही है कि जितना टाइम इस वक्त मुसलसल सईद गनी साहब ARY न्यूज को टारगेट करते हुए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं, इतना टाइम उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में दे दिया होता तो आज स्कूलों की वो हालत ना होती। बहुत शुक्रिया जी। इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सईद गनी साहब को आज यहाँ पर नेशनल टीवी पर खुलेआम ये चैलेंज दिया है कि आप आए, हम आपके हल्के आज आए, कल आए, जब आप आए, पर आए हम आपके हल्के चनेसर कोट चलते हैं, और अगर वहाँ के स्कूलों की हालत वैसी ना हो जैसे बता रहे थे कि वहाँ पर गधे मौजूद, तो फिर या तो उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँगा तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, और अगर आप गलत होंगे तो फिर आप सियासत छोड़ दें। एक ऐसे मौके पर कि जब सिर्फ एक सवाल उठाया गया था, कसूर हमारा इतना था कि सिर्फ एक सवाल पूछा था
कि जो हेल्थ का बजट है वो इंप्लीमेंट कितना हुआ है, लगा कितना है, क्या हुआ है। उसका जवाब ये मिला कि अब हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की। और इस पे अब सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि सिंध का दोस्त कौन है? क्या वो जो सिंध की हालत पे सवाल उठा रहा है, या वो जो सिंध की हालत पे सवाल उठने वाले को एक स्नब कर रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन बात यही है, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, सवाल हम उस 22 करोड़ आवाम के लिए पूछ रहे हैं जो कि टैक्स अदा करिए और टैक्स के एवज में उसको जो बेसिक सहूलियात जो चाहिए वो उसको मिल रही कि नहीं मिल रही। सिंध वाले आज भी यहाँ पर प्रॉपर अस्पताल नहीं है। सक्खर में अंदरूनी सिंध आप चले जाए, वहां से अगर कोई बीमार होता है तो उसको कराची लेके आया जाता है, अभी तक कराची लेके आया जाता है। क्यों इन छोटे छोटे शहरों में कोई बड़ा अस्पताल क्यों नहीं है? क्यों बेचारा वहाँ का गरीब तबका वहाँ से अपने मरते हुए माँ बाप या किसी पेशेंट को बिठा के कराची इतनी दूर लेकर आए? एग्जैक्टली। और सवाल किसी भी नौइयत का हो, किसी से भी हो, हम पूछते रहेंगे, ये हमारा काम है और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल किसी को गरा नहीं गुजरेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वंस अगेन विल टॉक अबाउट कोरोना। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जो कोरोना से जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद फिर से 24 आई है। 24 अफराद 24 घंटे में इंतकाल कर गए हैं, जबकि नए 1637 केसेस के बाद जो यहाँ पे मरीजों की कुल तादाद है वो 27,474 तक हो गई है। अब्टाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बच्चों के वार्ड में तैनात डॉक्टर एजाज हुसैन में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई, जिससे कॉम्प्लेक्स में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 5 हो गई है। इसी तरह यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान कुंडी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और दूसरी जानिब PIA कोयटा स्टेशन के 5 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अगर कोरोना वायरस के हवाले से जो डैमेज है उसका जिक्र किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर हो रही है वो है बिजनेस कम्युनिटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ताजरों की जानिब से अब एहतजाज और पीर से दोबारा काम खोलने की धमकी के बाद सिंध हुकूमत ने भी अब एक अहम फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने बड़ी मार्केटें और मॉल्स खोलने की इजाज़त को विफाक की मंजूरी से अब मशरूत किया हुआ है और छोटी मार्केट्स खोलने पर साथ में उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। सूबाई हुकूमत ने छोटे बाज़ारों की फहरिस्त तलब कर ली है। आपको बताते चलें कि कल जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था तो उसमें उनका ये कहना था कि वो विफाक के जो रिकमेंडेशन है उन पर अमल दरामद करते हुए काफ़ी डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर लॉकडाउन उठा लिया गया तो मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे। और ये तमाम चीज़ उन्होंने उस वक्त कही कि जब विफाक जो है वो 9 मई से लॉकडाउन उठाने का ऐलान कर चुका है। ताहम सिंध अभी तक इस हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं कर सका। खैर हम ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बलूचिस्तान में को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत सूबे भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, गोदाम और ऑटो रिपेयर शॉप्स समेत तमाम दुकानें पूरा हफ्ता सहरी के वक्त से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता सूबे भर में दुकानदार और ताजिर तंजीमें एहतियाती तदाबीर के साथ SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इससे पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन में 19 मई तक तोसी का ऐलान किया था। ताहम अब इसमें तरमीम करते हुए नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तंदूर, दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, ब्लड बैंक्स और दर्जी की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस के लिए 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त होगी। अलबत्ता एक दुकान में 4 से ज़ायद खरीदार बैक वक्त जमा नहीं हो सकेंगे और SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली दुकान और मार्केट को सील कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। अब शहरियों को क्या कुछ आसानियाँ हैं जो कि मिलेंगी और किन मुख्तलिफ ज़ाब्तों का सामना करना पड़ेगा?
देखिए, शहरियों को मार्केट में शॉपिंग की एक सहूलत जो है फराम होगी। इसके अलावा इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी है और सहूलत भी इस तरह है कि किसी एक शॉप में 4 से ज़ायद अफराद जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और वो भी 6 फुट का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOP है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन का हमने फैसला किया है स्मार्ट लॉकडाउन में इसको कन्वर्ट करते हुए, वो सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम मार्केट्स खुले रहेंगे। लेकिन ये है कि 5 बजे जो है जो जनरल स्टोर्स हैं, करियाना स्टोर्स हैं, फूड एसेंशियल जो फ़रोख्त करने वाले शॉप्स हैं वो भी बंद रहेंगे। सिर्फ जो है 24/7 एक तो रेस्टोरेंट्स में टेक अवे सर्विस, मेडिकल स्टोर और जो टेलर्स शॉप्स है, चूँकि ईद का आमद है, उनका सीज़न है, लोगों ने जो है अपने कपड़े सिलवाने होते हैं, ये SOPs हैं। लेकिन इसको अंजुमन ताजरान के साथ मिल के चूँकि ये मशरूत है और अंजुमन ताजरान ने SOPs को इम्प्लीमेंट करने, सोशल डिस्टेंसिंग के जो SOPs है उसको फॉलो करने के हवाले से और शॉप्स में सैनिटाइज़र रखने की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और तमाम जो SOPs है उस पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी अब से अंजुमन ताजरान की होगी। लिहाजा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे ये रिलैक्सेशन दिया गया है ता ईद। और अगर ये भी शर्त है, अगर SOPs पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो फिर ये सारे SOPs आपने वज़ा कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सबके बावजूद, इन सारे इक़दाम के बावजूद केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मई का महीना कोरोना वायरस के हवाले से बड़ा क्रूशल महीना है। अब से कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर सईद अख्तर भी होंगे, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या आप इन इक़दाम को वापस भी ले सकते हैं और दोबारा लॉकडाउन भी लगा सकते हैं? ईद तक जो है ये लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन का सिलसिला है जारी रहेगा। लेकिन अगर वो SOPs फॉलो नहीं हुए और हमने ये महसूस किया कि ताजिर बरादरी और पब्लिक प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है कि फौरी तौर पे बहुत ही राकेश आवानी साहब हमारे साथ मौजूद है और बेसिक कंसर्न यही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी की जाएगी और जैसे मार्केट्स खोलना शुरू होंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां पर लोग फिर से इकट्ठे होने शुरू होने हो, तो जिस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है वो वायरस दोबारा बढ़ने न लगे। क्योंकि शफात, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मुल्क में कोरोना वायरस मजीद ताकतवर होता जा रहा है। अमवात और केसेस दोनों ही में इजाफा गैर मामूली है। इस हवाले से कुछ अहम आदाद शुमार हमारे पास मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने आदाद शुमार देखे, कुछ अरसा पहले तक एक दिन में 400 साढ़े 400 केसेस रिपोर्ट होते थे, फिर अचानक एक दिन में 1500-1700 केसेस एक मामूल की बात बन गई है, और उसके साथ डेथ टोल भी डबल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, ये आपने जिस तरह ये इसको एक्सप्रेस किया कि अचानक, तो आपकी आवाज़ से या अंदाज से ये लगता है कि शायद ये कोई अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। लेकिन जो डॉक्टर हजरात और जो भी आदमी जो एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ का नॉलेज रखता है, वो लास्ट 8 हफ्तों से यही बात कह रहे हैं कि ये एक तरह से अब जहाज़ का टेक ऑफ हो गया। पहले अब तक हम टैक्सी कर रहे थे और ये होना ही था, इसमें मतलब कोई सरप्राइज़ नहीं है। और इसको वाहिद तरीका ये था कि इवन जो पहले भी लॉकडाउन रहा, अगर हम उसको बहुत स्ट्रिक्ट करते तो शायद आज हम ये नौबत ना देखते। लेकिन चूँकि वो वक्त गुजर गया है तो लिहाजा वो वक्त गुजर गया है। लेकिन अब हम अगर आगे की तरफ देखें तो इसमें सिवाय मर्ज़ के बढ़ने का और अमवात के बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। ये साइंस जो है ना, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिन से एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा है। वकार भट्टी साहब एक हेल्थ रिपोर्टर हैं, उन्होंने कल एक स्टोरी भी इस हवाले से शाया की है, जिसमें ऐसे लोग जो कि होम क्वारंटीन में थे, सेल्फ आइसोलेशन में थे, उनकी अचानक अमवात हो रही हैं। 52 केसेस सिर्फ कराची शहर में सामने आ चुके हैं। ये क्या वजह है? कोई ये अनहोना फिनोमेना है? क्यों हो रहा है ऐसा? जी देखिए, ये एक नई इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो सामने आई है, और पहले ये बात हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है सारी चीज़ के अंदर। तो ये जो वायरस की जो बीमारी है, ये कोई निमोनिया की तरह फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये वायरस जो है पूरे जिस्म में खून की छोटी छोटी नालियों को क्लॉट कर देता है। तो चूँकि लंग्स में बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ हैं, तो वो जब वो क्लॉट होती हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है।
वही चीज़ जब हार्ट में मुतासर होती है तो हार्ट अटैक होता है, वही चीज़ किडनी में जाती है तो किडनी फेल हो जाती है, वही चीज़ जब दिमाग को मुतासर करती है तो स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल, लेकिन जैसे रिसर्च नई नई आती जा रही है, पहले क्योंकि मुसलसल ये कहा जा रहा था कि वो लोग जो कि एस्थमेटिक हैं, वो लोग जिनको सांस के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या जिनको रेस्पिरेटरी, जिसके लंग्स वीक हैं, उनके लिए बीमारी जानलेवा हो सकती है। लेकिन आज आप जो बता रहे हैं वो कुछ और सिम्टम्स बता रहे हैं, वो कुछ और प्रॉब्लम बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो देखिए वो लोग नॉलेज जो है बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अब इस्टेब्लिश फैक्ट बता रहा हूँ आपको। उसमें जो लंग के ऑलरेडी पेशेंट्स हैं वो और बुरी तरह मुतासर होंगे, लेकिन इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि ये जो बीमारी है ये फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये खून के छोटे वेसल्स के अफेक्ट होने की वजह से, और चूँकि लंग में मीलों लंबे वो वेसल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जब मुतासर होते हैं तो आदमी सांस नहीं ले पाता। इसीलिए अब जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गया है कि जैसे ये मरीज़ सिम्टम्स के साथ अस्पताल में जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल खून को पतला करने की दवाई देना भी शामिल हो चुका है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा आम सवाल यहाँ पैदा होता है कहने की, ये जो आप बात बता रहे हैं सर, ये बात मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाती है। जब हम इस चीज़ का जिक्र सुनते हैं तो जो पहला नाम जहन में आता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो क्या आप उस तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? ये बीमारी अब एक फेफड़ों की निमोनिया नहीं रहा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन चुका है। नहीं, ऑटो इम्यून नहीं है ये। ऑटो इम्यून एक बिल्कुल, ऑटो इम्यून वो होता है डिसऑर्डर जिसमें कि बॉडी अपना निज़ाम आपके ख़िलाफ़ काम करता है। यहाँ पे ये वायरस जाके छोटे वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग को अटैक करता है और ब्लड वेसल को क्लॉट कर देता है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ऑडियंस को पता चलनी चाहिए वो ये कि इवन जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो भी अपना बहुत ध्यान रखें, और मेरा मशवरा ये होगा कि चूँकि सांस का फूलना इसकी पहली मैनिफेस्टेशन हो सकती है, तो एक छोटा सा गैजेट आता है पल्स ऑक्सीमीटर, वो 3-4 हज़ार रुपये का आता है, वो घर पे ले लें और अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें। अगर यानी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से पहले आप देखेंगे कि सैचुरेशन नीचे ड्रॉप होना शुरू होती है, तो इमीडिएटली किसी अस्पताल में मूव हो जाएं आप, ताकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बोला कि बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे प्लेन अभी टैक्सी करना शुरू, पहले प्लेन टैक्सी कर रहा था और अब प्लेन ने उड़ान भरी है, सो क्या आप इसको पीक कहेंगे, इस टाइम को पीक कहेंगे, या अभी आपको लगता है कि पीक अभी मजीद आएगी और हम बात इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी पाकिस्तान में? अभी पीक ने आना है, और जो प्रेडिक्शन है और वायरस का जो बायोलॉजिकल बिहेवियर अभी हम जो देख रहे हैं, तो इसमें 3 से लेके 6 हफ्ते लगेंगे पीक को आने में। ये दुनिया में जो हमने चाइना में, कोरिया में, अमेरिका में, इटली में उसका जो लाइफ साइकिल देखा है वायरस का, तो हमारा डॉक्टर्स का ओपिनियन ये है कि इस पॉइंट पे जबकि ये पीक की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे लॉकडाउन खोलना ये बीमारी को बहुत ज़्यादा फैलाने का बाइस बन सकता है, जिससे कि बीमारी भी बढ़ेगी और अमवात में भी इजाफा होने का इम्कान है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम इसको कोई 3 से 6 हफ्ते और बर्दाश्त कर लें। और टिपिकली देखिए, इवन WHO की रिकमेंडेशन ये है कि जब भी कभी कोई बीमारी की वबा आती है तो पहले उसका अप स्ट्रोक होता है, फिर वो प्लेटो करती है और फिर वो नीचे आती है। तो जब खोलने का जो मैकेनिज्म आता है वो जब नीचे आना शुरू होता है फिर वहाँ वो करते हैं। इस पॉइंट पे ये पॉइंट पे अभी हमें फिलहाल ये नहीं कह सकते कि बीमारी अपने पीक पे पहुंचे, भी पीक ने आना है। बहुत शुक्रिया सर हमें इस हवाले से आगाही फराहम के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ी अनोखी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि ये बीमारी अब सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं है, ये हार्ट अटैक भी कॉज कर सकती है, ये लिवर डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकती है, ये किडनी फेलियर्स भी कॉज कर सकती है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज यतीमों के हकूक़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस्लामी ममालिक के ताउन तंजीम ने दिसंबर 2013 में तमाम इस्लामी ममालिक में 15 रमज़ान को यतीम बच्चों का मनाने का फैसला किया था, और मुल्क में बेशुमार इदारे मौजूद हैं जो कि यतीमों की किफ़ालत के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुखय्यर हजरात की कमी भी नहीं, लेकिन इस साल चूँकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा का असर है, इसलिए खैराती इदारों और मुखय्यर हजरात की ज़्यादातर तवज्जो
कोरोना वायरस और इससे मुतासरा अफराद पर मरकूज है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं अलखिदमत कराची के नायब जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि आपके इदारे के अंदर इस वक्त कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके ज़ेर इंतज़ाम हैं जिनकी किफ़ालत का ज़िम्मा आपने उठाया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बिल्कुल बड़ी प्यारी बात कही है कि जो भी यतीम की किफ़ालत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से होगा। उन्होंने 2 उंगलियों को दिखाया था, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये थी। सबसे पहला तो हमारा मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है कि कफीलों यतीमों की हमें कफ़ालत करनी। सेकेंडली ये कि इस्लामिक कल्चर के अंदर, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर यतीम खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे। वो पहले अपने दादा के साथ, फिर बाद में अपने चाचा के साथ जो है वो रहे थे। तो बेसिकली ये है कि यतीम बच्चों की किफ़ालत करना घर की जिम्मेदारी है। और अगर घर के अंदर कोई मसला है, कोई पैसों का इशू है, कोई बात है, तो फिर ये NGOs आती हैं। और NGOs तो मैं समझता हूँ बाद में आती है। गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यतीम की किफ़ालत का काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर स्टेट अपनी वो जिम्मेदारियाँ नहीं अदा कर पा रही। तो ये NGOs का ये जो गुलदस्ता है, चाहे आप उसको अलखिदमत कहें, चाहे सैलानी कहें, चाहे कोई भी नाम दें, ये सब मिलके जो प्रोजेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी 10% से ज़ायद जो है वो ये काम नहीं कर पा। अच्छा सर, जब ये बच्चे को आप एक तरह से अडॉप्ट करते हैं, आप लोग इनकी किफ़ालत कैसे करते हैं? देखिए, सिलसिला ये है कि बच्चों का हमने एक वो बनाया हुआ है कि अगर कोई भी डोनर किसी बच्चे की किफ़ालत करना चाहे तो 4000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो 1 साल के लिए उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। बच्चा अपने घर में ही रहेगा, अपने चाचे के पास, मामे के पास रहेगा या उसकी बेवा माँ के साथ रहेगा और बच्चा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे की स्कूल की फ़ीस हम देंगे, बच्चे का यूनिफॉर्म, बच्चे की किताबें, बच्चे के जूते, ये सब हम फराहम करेंगे और कुछ कैश अमाउंट हम देते हैं ताकि बच्चों की खुराक के हवाले से हम उसको दे सकें। हम चाहते हैं बच्चा अपने घर में ही परवरिश करे और घर वाले सिर्फ उसको इस वजह से बाहर ना निकाल दें कि उसको पालने के लिए पैसे नहीं। इंजीनियर साहब, महफूज अंदाज़ों के मुताबिक 46 लाख ऐसे बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो यतीम हैं। ऐसे बच्चों की किफ़ालत बहुत बड़ा चैलेंज है और डेफिनेटली कोई एक तंजीम तो नहीं कर सकती। सर्टनली। आपको क्या लगता है इस वक्त कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ NGO, जैसे आपने गुलदस्ते का जिक्र किया, उनके ज़ेरे किफ़ालत हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन तक अभी पहुँचना चाहिए और कितना पैसा दरकार है इसके लिए? देखिए, इसकी कोई आदाद और शुमार उस तरीके से तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको अलखिदमत का जो सिलसिला है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। तकरीबन 13,000 बच्चों की अलखिदमत इस वक्त किफ़ालत कर रहा है और तकरीबन 2019 में हमने 100 करोड़ 50 लाख रुपए किफ़ालत यतामा पे खर्च किए। अच्छा, इन बच्चों का जो मैंने वो तरीका किया है उसका ऑफन केयर प्रोग्राम के तहत जो है इनको हम बच्चों की किफ़ालत करते हैं। मैंने बच्चा अपने घर में ही रहता है और उसकी फ़ीस और तमाम चीज़ें हम देते हैं। साथ में हमने जब पिछला ज़लज़ला आया था तो उस ज़माने में ऐसे बच्चे भी आ गए थे जिनके ना माँ थे ना बाप थे, कोई भी नहीं। बिल्कुल। उसके लिए हमें मजबूरन यतीम खाना, तो अब उसको हम नहीं कहते, हम उसको आगोश कहते हैं, माँ की आगोश। तो उस तकरीबन कोई 14 आगोश सेंटर पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे काम कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बेऔलाद हैं, अगर वो चाहें कोई बच्चा अडॉप्ट करना तो क्या वो आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। असल में ये केस बहुत ही टिपिकल है, इसलिए हम बहुत एहतियात करते हैं क्योंकि अडॉप्ट करना एक बड़ी इसकी मिसहैंडलिंग भी हो सकती है आगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस हवाले से हमें आगाही और मालूमात फराहम करने के लिए। प्लेजर टू सी यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइन सुनते हैं, हेडलाइन सुनने के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके साथ ज़रा बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस अब एक ऐसी बीमारी में, नई रिसर्च जो सामने आ रही है वो एक ऐसी बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें अब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं, यानी कि गुर्दे,
लिवर, हार्ट और ऐसी चीज़ें जिनका बज़ाहिर ताल्लुक नज़र नहीं आता कोरोना वायरस से या सांस की बीमारी से, लेकिन अब वो भी मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल जवाब, जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है इसी हवाले से जो इसकी जो रिसर्चेज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और अब हर आए रोज़ हम देखते हैं कि एक नई चीज़, एक नया फैक्ट जो है वो उसके सामने आता है। हमने इसके अद्वियात के बारे से भी कितनी बात की, लेकिन बहुत सारी इसकी टेस्टिंग फेल्स भी हुई हैं। सो अभी देखना ये है कि जैसे क्योंकि ये काफ़ी टाइम के लिए इट्स गोइंग टू स्टे, अब ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके सद्देबाब के लिए बेहतर होगी और एग्जैक्टली कोरोना से फाइट करने का तरीका एहतियात के अलावा कुछ और है तो वो क्या है। वैसे हम जितनी भी रिसर्च शेयर कर लें, जितनी भी पढ़ी लिखी बात कर लें, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, लेकिन जो साजिशी माइंड है ना, उसको इसमें साजिश नज़र आ रही है और वो बाज नहीं आ रहा। और व्हाट्सएप पे हर रोज़ एक नई कहानी आई हुई होती है। बहुत कुछ है जी आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के इस हवाले से कि जिसमें मुल्क में अब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में आपने देखा है कि बड़ी तेज़ी से इजाफा हो, लेकिन साथ ही मेड इन पाकिस्तान की बात हो रही है। गुज़िश्ता कल फवाद चौधरी साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, लेकिन जवाब वो तो हम आगे जाके बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लें, क्योंकि हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। गुज़िश्ता 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि 1500 से ज़्यादा रोज़ की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 1/3 जो अमवात हुई हैं वो हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। टोटल मिला के अमवात की कुल तादाद पाकिस्तान में जो है वो 618 है और अमवात के एतबार से ये खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में सबसे बड़ा मुतासरा सूबा है और अब तक यहाँ कोरोना वायरस से 221 अमवात हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमत और कौमी इदारा सेहत की जानिब से फराहम करदा दादोशुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवात और मुर्दान वो शहर हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा फॉर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जनाब अजमल वज़ीर साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा, लेकिन टेस्टिंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर है। रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 1500 टेस्ट हो रहे हैं, क्या वजह? थैंक यू। असल में 2-3 चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ती है। एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह भी मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था, मैं उसे यकीनन उस रिपोर्ट से मैं इत्तेफाक करूँगा कि जो उन्होंने वजूहात बताए। एक तो ये देखे खैबर पख्तूनख्वा में जब हमने ये शुरू में जब कोरोना वायरस शुरू हो गया, एक तो ये था कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कोई उस वक्त 20 थे जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, यानी 20 होते थे। फिर इसको हम बढ़ाते और वो भी ये नहीं कि प्राइवेट, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुद जो हमारे सरकारी वो है, हमने मुख्तलिफ डिवीज़न लेवल पे और पेशावर लेवल पे हमने खुद लेबॉर्ट्री कायम किए और ख़ुद हमारी अब जो पोजीशन है वो 1000 और 2000 के दरमियान आ गया है। ये टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। इसमें ये काफ़ी है 1000 से 2000 की टेस्टिंग कैपेसिटी ऐसे सूबे में जहां अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, 6% है अमवात की तादाद। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ जी, ठीक है। दूसरी जो इसकी जो वो है, इसको तो हम बढ़ा रहे हैं 5000 तक और फिर इसको 10,000 तक हमारा टारगेट है। हम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के साथ भी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बात की। एक तो ये है कि इसके ऊपर हमारी वॉर फुटिंग पे काम शुरू है। दूसरा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि एक तो तकरीबन हमारे सूबे में कोई 5-6 महीने से कोई 60,000 लोग बाहर से आए। ये न सिंध में इतने आए, न पंजाब में इतने आए, न बलूचिस्तान में इतने आए। ये गल्फ स्टेट और मुख्तलिफ ममालिक से जो सारे मिलाकर ये लोग आए। फिर हमने उनको ट्रेस करने की कोशिश की और हुई बे और उनका फिर हमने वो ट्रैवलिंग डेटा वो किया। फिर दूसरा हमारा ये था कि ताफ्तान से जो ज़ायरीन का था वो भी एक सिलसिला हमारे सूबे आया और उसका भी अल्लाह के फजल करम से हमने उसको भी फेस किया और उसको बड़े अच्छा सर, जो आप कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें अजमल वज़ीर साहब, ये बताइएगा कि 5000 या 10,000 कैपेसिटी कब बढ़ेगी ये बता दीजिए। और साथ में ये बता दीजिएगा कि छोटे शहरों में मैं सर कि जो छोटे शहरों में जो सूरत हाल है वहाँ से जब पेशावर लेके आया जाता तो मुसाफत इतनी लंबी होती, जो मरीज होता है वो बच नहीं पाता। देखिए मैं इससे जस्ट पहले मैं जो बात कर रहा था, फिर वो ज़ायरीन के अलावा फिर हमारे पास अफगानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए
थे उनको भी ला रहा है, और अभी गल्फ स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। तो फिर तबलीगी जमात के भी हमारे सूबे में जो लोग आए तो वहाँ से भी जो है ना उनमें भी पॉजिटिव आया। तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि जिसको मैं सबसे बड़ी वजह अगर कह सकूं तो वो ये है कि एक तो एज की जो बात आप लोगों ने की, दूसरा लोगों ने उस स्टेज पे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मैंने जो अभी जिन्हें जो पता करते हैं मुख्तलिफ, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में टेस्टिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी और लोगों में इस हवाले से शऊर भी उजागर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब हमारे साथ इस वक्त। आपको लिए चलते हैं FI हेडक्वार्टर के बाहर इस्लामाबाद, जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पर इंसाफ की बात होती है वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली को अंदर किया गया, रिमांड में रखा गया, अब जेल में रखा गया है, केस नहीं बन पाया। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये केस है कि फेस है? चेयरमैन नैब जरा बता दी। अब्बास साहब मज़ीद बुलाया गया आपको किसी और? हमने कहा जी जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं, आपने जो सवाल करना है ये हकायक आपके सामने रखने को तैयार हैं। अब्बासी साहब, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं जी, आपने भी काबीना के इजलास चेयर किए, आपके दौर में भी सब्सिडी दी गई और आपके दौर में भी चीनी काफ़ी महंगी हुई। आपने अपने दौर में तहकीकात क्यों नहीं की? और इस जो कमीशन तहकीकात कर रहा है, आप समझते हैं कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँचेगा या फिर ये बचाने? जी मैं आपको बता देता हूँ, हमने 20 अरब से ज़्यादा सब्सिडी दी। सब्सिडी किसी को फ़ायदा नहीं होता, सब्सिडी उस कमी को पूरा करती है जो इंटरनेशनल प्राइस और लोकल प्राइस में होती है। हमारे ज़माने में जब हम हुकूमत में आए, और ये इनकी रिपोर्ट में शामिल है कि 55 कितने रुपए की थी? 57 रुपए की, 65 रुपए की, 64 रुपए 50, 64 रुपए की चीनी थी, और जब छोड़ा है तो 54 रुपए की थी। हर महीने की कीमत वहाँ पर है। एक बावजूद इसके कि तकरीबन 3.5 मिलियन टन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ, सब्सिडी देकर हुआ, और सब्सिडी उस वक्त उस सतह पर दी गई जो इंटरनेशनल प्राइस से फ़र्क था। उसके बावजूद मुल्क के अंदर ना शॉर्टेज हुई, ना 1 रुपया कीमत बढ़ी, बल्कि चीनी की कीमत गिरी। यहाँ पर 45% चीनी की कीमत बढ़ी है, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये फ़र्क है। जी तो फैसला ECC करती है, वहाँ से वज़ीर आज़म के पास आता है कैबिनेट में, वो फैसला करता है, वो उसका जिम्मेदार है। तो मैंने इनसे यही कहा कि जब तक आप जिम्मेदार आदमी को नहीं बुलाएंगे, इधर उधर की बातें सारा दिन करते रहेंगे कि शुगर मिल ओनर ये कर गया है। शुगर मिल ओनर ने किया होगा, आपने उसको मौका दिया है, हमारे ज़माने में क्यों नहीं हुआ? इस्तीफ़ा, मैं किसी के इस्तीफ़े ये चलाएं हुकूमत चलनी नहीं है। इस्तीफ़े का मुतालबा उससे होता है जो कोई काम कर रहा हो, जो हुकूमत चला रहा हो। ये तो इस्तीफ़ा दे के बैठे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे चलते हैं, एक अहम खबर शामिल करते हैं। घोटकी में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डेरकी में असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार खार की सरबराही में फ्लोर मिल्स पर छापे मारे गए हैं। गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई गंदम की 3 लाख से ज़ायद बोरियां बरामद की गई हैं, जो महकमा खुराक के हवाले की गई थी। DC के मुताबिक 3 दिन में गंदम की 5 लाख बोरियां बरामद की गई हैं। डेरकी में गुज़िश्ता 3 दिन से छापे मारे जा रहे हैं। ज़िला घोटकी में, उसकी तहसील डेरकी में कल भी हमने इस हवाले से 3 लाख बोरियां बरामद होने की बात की थी। और अब लाड़काना में महकमा खुराक की गंदम की खरीदारी का हदफ अब तक पूरा नहीं हो सका। ज़िला भर में 6,70,000 गंदम की बोरी खरीदने का हदफ मुकर्रर था और अब तक 3 लाख बोरी खरीदी जा सकी है। गंदम आना बंद हो चुकी है। दूसरी जानिब महकमा खुराक की टीम ने मेरुखान रोड पर राइस मिल पर छापा मारकर 15,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। डायरेक्टर फूड्स के मुताबिक राइस मिल से बरामद गंदम की मालियत 5 करोड़ 25 लाख रुपए है। 3 दिन में 36 करोड़ मालियत की 96,000 गंदम बोरियां रिकवर की जा चुकी हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी हैं।
और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस का इजाफा होता जा रहा है, अजमल वजीर साहब हमारे साथ थे अभी तक हमें, लेकिन ये जवाब ये नहीं मिल सका कि एग्जैक्टली व्हेन जो केसेस की कैपेसिटी है, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी। अभी काफ़ी कम है, वो 2000 की वो बात कर रहे थे क्योंकि उसकी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। 5000 होगी, 10,000 होगी, कम। और साथ में ये सवाल भी हमारा था कि क्यों छोटे शहरों से मरीज़ों को जब हालत ख़राब होने पे पेशावर लेके आया जा रहा है, क्यों छोटे शहरों में अच्छे अस्पताल नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि लोग अस्पताल तब आ रहे हैं जब उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली जी। लाहौर में एक 27 साला नौजवान हबीब भट्ट मुबैना तौर पे कोरोना वायरस के खौफ और उसकी बीमारी में मुब्तला मरीज़ों से की जाने वाली समाजी नफ़रत, वो सोशल स्टिग्मा जो उसके इस बीमारी के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, उसके नतीजे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपने भी देखा, ये भी एक हबीब भट्ट है, न जाने इतने कितने हबीब भट्ट होंगे जो सिर्फ इस स्टिग्मा के खौफ से, इस परेशानी से कि लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। और आपने देखा, आपको याद होगा हमने आपको मनासिर दिखाए थे कि किस तरीके से वो लोग जब यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची थी लेने के लिए, तो वहाँ पर जो आसपास लोग थे वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन सब बातें ज़रूर कर रहे थे उस हबीब भट्ट के बारे में जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक होगी। किस तरीके से उस आदमी ने जान दी, किस कर्ब में, किस अजियत में गया। हमारे साथ मौजूद है इसी बारे से बात करने के लिए माहिर नफ्सियात नौशाबा अंजुम। नौशाबा, ये क्या हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड है? एक वबा जो कि अल्लाह की जानिब से आई है, पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है, उससे एक शख्स, उस वबा को हमने एक तरीके से, अल्लाह माफ़ करे, को ऐसा बना दिया कि अजाब है और लोग उस पर बात करते हैं, लोग नेम एंड शेम करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शफात और मदिया आपके मदद करने का। एक चीज़ हमें जो हमारे देखने वाले हैं और समझने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर हम बारहा बात कर रहे थे, अभी तो ये कोरोना की वजह से एटलीस्ट बात होनी शुरू हो गई। एक चीज़ हमें समझना है कि ये कलेक्टिव ट्रॉमा है, पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व है और कलेक्टिव एफर्ट ही रिक्वायर्ड है इससे निकलने का। आप इसके अंदर जो लोग, स्पेशली अभी हम उसमें बात करेंगे कि जिस वक्त अनसर्टेनिटी होती है, आपका लाइफ कंट्रोल, जो आपकी लाइफ थ्रेटेंड है, आपके हाथ से निकलता है, तो उस अनसर्टेनिटी के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस होता है, एक फियर फैक्टर होता है, आप वर्थलेस फील करते हैं, आप हेल्पलेस फील करते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो है सिक्रीशन होती है जिससे सेल्फ हार्म की तरफ आप चले जाते हैं। अब ये सोसाइटी बायकॉट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सोशल, जिसको मैं कहती हूँ कनेक्टिविटी की जरूरत है। आप सोशल डिस्टेंसिंग तो कर सकते हैं लेकिन सोशल बायकॉट नहीं आप कर सकते। उसके अंदर आपका कनेक्टिव रहना या हमारे साथ ये कलेक्टिव अप्रोच के साथ ही हम इस ट्रॉमा में से निकल सकते हैं। और ये मुत्तहिद होकर इसमें सॉलिडेरिटी शो करना, जो आपकी सोशल सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है, जिस वक्त ये फियर फैक्टर आता है, आप देखें कि वो स्ट्रेस हार्मोन आप में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, एग्रेशन पैदा करता है और आपको सेल्फ हार्म की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ, मैं आपको बताऊं, जो मदीहा और जो है शफात, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे पास ये अप्रैल के अंदर इंडिया से केसेस आए, बांग्लादेश से केसेस आए, जर्मनी में हमने ऐसे इंसिडेंट देखे, चाइना से देखे, जो सऊदी अरब में जिसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये चीज अभी हमें समझना था कि इसकी अवेयरनेस कैसे हम लोगों में डालें कि ये फियर फैक्टर से को समझ ही नहीं पाए। नौशाबा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन को समझ ही नहीं पाए। हम किसी को कहते हैं कि जी डिप्रेशन हो गया, तो वो कहते हैं नहीं जी आप ये करें, फलाना करें, दीन से दूरी है। कोई बात ही नहीं करता कि नहीं यहाँ पे भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये स्ट्रेस हार्मोन आप में आ जाता है, ये बिल्कुल ऐसा है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, ये आपके ऊपर आपकी जो कॉग्निशन है, जो आपकी डिसीजन पावर है, ये उसको आपसे छीन लेता है और आपके अंदर उस वक्त उस सिचुएशन को कोप अप करने की सलाहियत नहीं रहती और आपको एक हेल्प की ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके लिए जिस तरह टाइफाइड और मलेरिया के लिए दवाई की ज़रूरत है, इसी तरह इसके लिए भी जो है वो दवाई की ही ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट लेवल पर भी आप देखिए, जो काउंसलिंग सेंटर्स हमने देखा भी कि अभी कोई बातचीत इसके ऊपर चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। एजुकेशन, साइको एजुकेशन, देखिए इमोशनल, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे बताऊंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, या आप इसमें 2-3 चीजें करें तो आप इस डर से को आप निकल सकते हैं। पहली बात तो टू मच इंफॉर्मेशन आपका, चाहे वो नेशनल, लोकल, एक यहाँ पे एक न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, और वो ये एक नई तहकीक सामने आ रही है कि जिसमें बहुत सारे लोगों में कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अचानक शख्सियत चेंज हो रही है, उनके दिमाग के स्कैन्स नॉर्मल नहीं आ रहे, लोग इससे वायरस से रिलेट कर रहे हैं। क्या ये एक वजह हो सकती है?
देखिए शफात, वो तो चीज आपको मैंने कहा कि अब दुनिया का माइंडसेट बदल जाएगा। कौन सुपर पावर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन से ब्रांड्स रहेंगे। अभी जब जो सोसाइटी इस ट्रॉमा में से निकलेगी तो एक कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट के साथ निकलेगी। लोगों की अप्रोच लाइफ के लिए, जो ये क्वारंटीन या जो पॉज हुआ है, ये लोगों की सोच को बदल देगा। ये जो डर है, देखिए बहुत सारे लोग सांप के काटने से नहीं बल्कि सांप के डर से, स्टिग्मा तो इसके साथ रिलेटेड है ही, लेकिन साथ ही अब लोगों में ये शऊर उजागर करने की जरूरत है कि कोरोना वायरस से आपकी शख्सियत भी बदल सकती है। बिल्कुल शफात, और दूसरे हमें भी एज ए सोसाइटी अपना रोल अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया जी, नौशाबा हमारे साथ मौजूद थी। हमें एज ए सोसाइटी अपना रोल अदा करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास कितने वो लोग हैं जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। अगर वो सेल्फ आइसोलेशन में भी जाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है, उनके दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, कि हम एटलीस्ट उनके साथ एक राब्ता जरूर रखें, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब वो बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरे, डिप्रेशन से गुजरे। एक चीज और भी सामने आ रही है, ये कल की रिपोर्ट है कि बहुत सारे ममालिक में इस बात पर तहकीक हो रही है कि जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं, रिकवरी के बाद भी उनका दिमाग, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि उनका दिमाग अपने साइज से कुछ उसमें स्वेलिंग देखने में आ रही है। ये इस चीज को भी इम्प्लीकेट करती है कि उन लोगों की शख्सियत में तब्दीली नजर आती है। शख्सियत में, उनके फैसलों में बना। तो शफात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, तो आगे जाके उनके फैसलों से पता चलेगा कि कोरोना वायरस उनके दिमाग पे क्या कुछ असरार छोड़े। खैर, अभी हम जरा न्यूयॉर्क में आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना की वजह से हलाकतें हुई वो है अमेरिका में, और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कोरोना से हलाकतें बिल्कुल अब काबू से बाहर है, और सिर्फ एक मुस्लिम फ्यूनरल होम की अगर हम आपको बात बताएं तो वहां पर रोजाना की बुनियाद पर 15 जनाजे आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अरबाई के नुमाइंदे जहांजेब से। जी जहांजेब, गुज़िश्ता जुमेरात को अमेरिका में 2909 अफराद की हलाकत हुई कोरोना वायरस के बायस, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस वक्त की भी जो ताज़ा तीन सूरत हाल अगर हम देखें, 12 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है। अमेरिका में मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अमवात की तादाद मजमूई तौर पर 70,000 से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। न्यूयॉर्क का एक और अलमिया ये है कि न्यूयॉर्क में बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ कौमों के लोग वहाँ बसते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं। और वहाँ पर एक फ्यूनरल होम जिस पर भी मेरी बात हुई है, अल रायन मुस्लिम फ्यूनरल होम, उसने बताया है कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से वो रोज़ाना की बुनियाद पर 15 जनाजे उठाए जा रहे हैं। और पहले नंबर जो होता था तकरीबन 20 जनाजे होते थे महीने के अंदर, लेकिन इस वक्त 15 जनाजे रोज़ पढ़ाए जा रहे हैं इस अल रायन फ्यूनरल होम में, जो कि न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के इलाके में है। और गुज़िश्ता 4 हफ़्तों के दौरान जो बताया गया है कि 200 से ज़ायद जो लाशें हैं वो दफनाई गई हैं, जनाजे जो हैं पढ़ाए गए हैं इस फ्यूनरल होम के अंदर। बहुत शुक्रिया जहाँ से हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करे थे, और अल्लाह पाक हम तमाम तर लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और वो शफात जो रिकवर कर जाते, फिर ये बात है ना कि वो आगे जाके क्या फैसले, लेकिन अल्लाह पाक तमाम तर लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोई एग्नी और पेन से ना गुजरे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज इतनी सीरियस खबरें होगी कि तो हम भूल ही गए कि भाई रमज़ान है, लोग किचन में तैयारियां करें। शफात, तो इनको किचन में क्यों ना लेके जाएं आज की रेसिपी के लिए। जी आपको सीधे लिए चलते हैं आज हमारे किचन में, जहां हम आज आपको बता रहे हैं एप्रिकॉट ट्राइफल कैसे बनाएंगे। कैसे बनेगा खुद देखिए। सारी खूबानियाँ खा ली, मुझे गुठली भी न दी। सारी खूबानियाँ खा ली, मुझे गुठली भी न दी। इतने कंजूस तो होते नहीं खूबा जाना। आदाब अहमद फराज साहब की जमीन पे इतनी मीठी और मज़ेदार खबर के बाद थोड़ी ज़रा आपके साथ तीखी किस्म की खबर शामिल कर लेते हैं। क्रिकेटर उमर अकमल, मतलब सब उनको जानते हैं, उनके इस केस का तफसीली फैसला तो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक एंटी करप्शन कोर्ट की 2 मुख्तलिफ औकात में खिलाफ वर्जी पर उन पर 3 साल की पाबंदी बरकरार है, और वो अब 19 फरवरी 2023 के बाद ही अपनी जो क्रिकेट की सरगर्मियां हैं वो रिज्यूम कर सकते हैं। जी जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आपके जाने माने शाहिद हाशमी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उमर अकमल साहब जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी। कामरान साहब ने कहा, उनके भाई हैं, उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला बड़ा सख्त है।
आप एग्री करेंगे इस बात से? नहीं, सख्त नहीं है। जो अगर आप तफसीली जजमेंट पढ़ें तो दो अलग अलग ऑफेंसेस हैं। एक ऑफेंस में उनसे पूछा गया कि PSL की क्या तैयारी कर रहे हो, और इन बिटवीन द लाइंस ऑफर की तो वो निकल के चलेगा, उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, उसकी 3 साल सज़ा हुई है। तो 3 साल अलग अलग सज़ाएं हुई हैं, लेकिन वो साइमल्टेनियसली चलेंगे, इसलिए 3 साल की सज़ाएं। अपील का हक उन्हें हासिल है और वो एक बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा वकील कर रहे हैं। तो कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि अपनी सज़ा में तखफीफ। कितना तगड़ा, कितना बड़ा? बहुत तगड़ा, जो अक्सर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स में भी रहते हैं और मौजूदा गवर्नमेंट में भी माविन की हैसियत हासिल है उन्हें। अच्छा। तो एक तो शोएब अख्तर साहब ने भी बड़ा तगड़ा वकील किया। शोएब अख्तर ने उसी कैलिबर, उससे भी बड़ा कैलिबर का, उससे भी बड़े उसको कोई तकरीबन करोड़ 75 लाख इस तरह की फीस देंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए उमर अकमल को, जाके ये कहें कि मेरी 3 साल की सज़ा में प्लीज़ तखफीफ कर दीजिए। मैंने बड़ा एरोगेंस शो किया, मैंने पशेमानी का इजहार नहीं किया, और सबसे बड़ी गलती ये की कि डिसिप्लिनरी कमेटी में वकील के बगैर चले गए। जब वहाँ जज ने जिरा की तो वहाँ बदतमीजी भी की, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और जो दूसरी अप्रोच है उसमें वो गए थे कि मैं अपना कोई फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। जब वो फैमिली प्रॉब्लम उन्होंने बताया उन साहब को, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे इसके बदले में मैच एक फिक्स करना है। तो वो भी अप्रोच नहीं बताया, और उस आदमी का नाम भी नहीं बता रहा है। और कंटिन्यूसली उन्होंने परसिस्ट किया कि नहीं मैंने ये नहीं किया। मुझे बहस करने लगे जज से, जिस पे जज ने ये कहा कि नहीं, तो इन्होंने रिमोर्स शो नहीं किया, पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, डिसिप्लिन के हिसाब से भी उल्टे सीधे इंटरव्यूज भी मैच पुराने कोचेस को भी उनसे मसला रहा है, फिर इनको भी पुराने कोचेस से मसला रहा है कि वो फिर कहते थे जी तो गालम गलोच वगैरह करते थे। हाँ, इन्हीं ऑफेंस में इरफान को, मोहम्मद इरफान को और मोहम्मद नवाज को कम सजाएं हुई, लेकिन उनका पास्ट रिकॉर्ड क्लीन था। उन्होंने जाके रिमोर्स शो किया, उन्होंने गिल्टी प्लीड किया, और उन्होंने कहा कि जो एग्रीड सैंक्शन है वो हमें दे दें। तो उमर ने ये नहीं किया, एग्रीड सैंक्शन पे तैयार नहीं हो। अभी भी उसके पास वक्त है, 3 साल की सजा ज़्यादा है, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए उसकी जो पशेमानी उसने नहीं जाहिर की, उस वजह से तो कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी प्लेयर की, जब उससे गलती हो जाए तो जाके सजा में तखफीफ का मुतालबा करे, रिडक्शन का मुतालबा करे, ये ना कहे कि पूरी सजा खत्म कर। अच्छा, वो तो बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि बड़ा वकील भी कर लेंगे फिर जाएंगे, अगर वहाँ भी जाके अगर माफ़ी नहीं उसमें करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जब 3 साल बाद ये वापस आएंगे तो फिर इनका करियर, क्रिकेट करियर कहाँ देखेंगे? बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 3 साल का अरसा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आमिर जैसे क्रिकेटर को देखें कि आमिर ने 5 साल के अरसे को अपनी रेगुलर क्रिकेट भी खेलता रहा, अपने आप को फिट भी रखा, लेकिन उसकी एज में फ़र्क था। उमर अब 29-30 का हो जाएगा शायद एक आध महीने में, बल्कि इसी महीने में। तो उमर के पास टाइम नहीं है, तो उमर को कोशिश ये करनी चाहिए कि सज़ा में तखफीफ करे। अच्छा लॉयर अगर होगा तो ज़रूर उसको ये बताएगा कि प्लीज़ तुम जाओ, रिडक्शन की बात करो, ये मत कहो कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आपको नहीं लगता कि जो सज़ा है इसमें कमी हो सकती है? रिडक्शन की गुंजाइश है, रिडक्शन की गुंजाइश है। अगर जज ये, अब तो जो अपील कमेटी बनेगी वो डिफरेंट जज होगा, ये जज नहीं होंगे, तो डिफरेंट जज सोचेगा कि एक अच्छा क्रिकेटर है, एज उसकी अब ज़ाया हो रही है, टैलेंट उसका ज़ाया हो रहा है, तो क्यों ना इसको 3 साल के बजाय 2 साल की कर दी जाए, और उस 2 साल में भी 1 साल सस्पेंडेड कर दिया जाए, शायद कोई बचत हो जाए। और वैसे भी ये साल वैसे भी क्रिकेट के हवाले से कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो लगता है कि शायद और जो हैं वो चले जाए इनकी तरफ। बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से हमें मालूमात फराहम लिए और हमें इज्जत बख्शने के लिए। एक अहम खबर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, प्रोड्यूसर साहब क्या हम वो ब्रेक कर दें? जी जनाब, हम वो एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सदारत में नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास हुआ है। इजलास में चेयरमैन नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स डॉक्टर नौशेरवान बरकी की शिरकत हुई है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ है, जिसमें वायरस की मौजूदा सूरत हाल और ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के मुतासरीन के साथ नारवा सलूक पर इजहार अफसोस किया है और ऐसे कुछ वाक़यात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है और आवाम में खौफ का मौजब बनता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है और बहसीयत फ़र्ज और बहसीयत मुआशरा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मामले को संजीदगी से लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के साथ नहायत जिम्मेदारी के साथ पेश आएँ और आवाम अगर कोरोना वायरस की अलामत महसूस करें तो फौरी और बिला खौफ टेस्ट के लिए रजू करें। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि मार्च की निस्बत कोरोना वायरस की टेस्टिंग लैब की तादाद को 4 से बढ़ाकर 63 कर दिया गया है और साथ ही पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि दूसरे ममालिक की निस्बत कोरोना वायरस से पाकिस्तान कम मुतासर हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि एहतियाती तदाबीर मुसलसल जारी रखी जाएँ।
से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम करने का। और अब आपको बताएं कि फ्रांसीसी कंपनी से पाकिस्तान को 10 लाख मास्क की तैयारी का पहला ऑर्डर मिल गया है, जो फैसलाबाद की 2 फैक्ट्रीज में तैयार होंगे। यूं हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान तिब्बी सामान की एक्सपोर्ट पर काम अब तेज कर दिया है। वफाकी काबीना ने मकामी सतह पर तैयार किए गए हैंड सैनिटाइजर्स बरामद करने की भी मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें वक्त देने के लिए। फवाद साहब, पहले तो ये बताइएगा, कल आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी। क्या कॉन्सेप्ट है मेड इन पाकिस्तान, कहाँ ले जाने वाले हैं इसको? देखिए, ये तो खैर पीएम साहब का एक पुराना जो है पाकिस्तान के बारे में विजन था और हमने इसको अब शुरू किया है। और इसको ये जो कोविड-19 में हमारा एक आप समझिए कि क्लैमिटी थी, इसको हमने कोशिश की कि अपॉर्चुनिटी में बदलें। हमारी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो थे वो भी बड़े डाउन हुए थे, लेकिन अब हमने जब 26 फरवरी को पहला केस आया था तो पाकिस्तान में हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। अब आप देखें कि हमने पिछले वीक अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट ने डिसइंफेक्टेंट्स एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। यानी हमारा सैनिटाइजर जो 5 मार्च को यहाँ पे शॉर्ट हो गए थे, अब हम इतने बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो पीपी किट्स हैं, अब सवाए N95 मास्क के अब तकरीबन हर चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। परसों इस पर हमारी मीटिंग भी हुई, मिनिस्टर हेल्थ थे, रज़ाक दाऊद साहब थे, कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हमाद साहब थे। तो उनसे अब यही तय हुआ है, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज भी बड़े कीन है इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करने में। और अच्छा, वो भी ये कह रहे हैं फवाद साहब, हम मास्क तो बना रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स भी बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स के हवाले से जो आपने काम करना शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा और वो टाइम कब आएगा जब हम वेंटिलेटर्स भी बनाएंगे और फिर उसको भी बाहर के मालिक में हमें भी ऑर्डर मौसूल होंगे इस हवाले से? वो वेंटिलेटर्स में जो हमारे जो वेंटिलेटर्स थे उसमें 58 एप्लीकेशंस आई, उनमें से 13 शॉर्टलिस्ट हुई। अब 7 जो हैं वो लास्ट ट्रायल्स के ऊपर अब आ गई। अब जो पहला हमारा शुरू में प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि हम ये कोई चीज़ बना नहीं रहे थे तो हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ड्रैफ्ट के साथ मिलके अब पहले तो स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट किया और हमने जो यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद हमें ये मसला आ गया कि ये जो इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये जाहिर है कि बराह रास्त आप इंसानों के ऊपर ट्राई नहीं करते। पहले इसकी मशीनें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वेंटिलेटर्स हैं, ये जो एक मिनिक्यूल्स हैं या डमीज़ हैं, उनके अंदर एक मशीनी लंग्स लगाई जाती, लंग्स होती हैं और लंग्स में ये ट्राई होता है, फेफड़े आप उनको। तो जब ये अब हमारे पास वो नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग मशीन्स नहीं थी। फिर हमने टेस्टिंग मशीन इंपोर्ट की स्विट्ज़रलैंड से और अब हमारे पास पहली जो हमारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो मुकम्मल हुई और अब कल से यस्टरडे से हमारे ये ट्रायल शुरू हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 7 दिनों में पहले जो हमारे 3 वेंटिलेटर्स हैं वो उनके डिज़ाइन जो है वो अप्रूव हो जाएंगे और इन 15 to 20 डेज हम वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजनेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंशाल्लाह चले जाएंगे। इंशाल्लाह वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स अगले 15 से 20 दिन में। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब हमें इंशाल्लाह एक और अच्छी खबर सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का। और शफात, कितनी अच्छी बात होगी जब जैसे हम कभी बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कपड़े के हवाले से, बैग के हवाले से, लेदर के हवाले से मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ मिलता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब तिब्बी हालात हमें मिलेंगी और उसके अंदर जब लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में। और आज कल के दिनों में पिछले साल तक तो ये माहौल था कि पूरे के पूरे कराची में खूबसूरत खूबसूरत गत्ते के डब्बे और उनके अंदर महकती हुई चमचमाती हुई लाल 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 सी मरून मरून सी चेरी हमें देख रही होती थी, हमें कह रही होती थी कि कहाँ जा रहे हो। आपने नोट किया जब हमने लास्ट टाइम आम के वाले से बात की थी तो मेरे येलो कपड़े पहने थे, आज मेरे कपड़े आप देख सकते हैं मैच कर रहे हैं बिल्कुल चेरी, ये मेरे चेरी की मोहब्बत में। आप नाम बदल लें, फ्रूट चाट रखना अपना नाम। तो जनाब चेरी के हवाले से बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सूरत हाल अब ऐसी पैदा हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो चेरी के बागात हैं और जो चेरी के कारोबार से मुंसलिक ताजिर हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल जो बहुत सारे जो दीगर अफराद काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और हर साल मई से जुलाई तक फलों की मार्केटों में राज करने वाला ये फल इस बार कोरोना की वजह से बेकदरी का शिकार हो रहा है और चेरी के व्यापारियों की गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई आसान ना होने की वजह से कारोबार को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। फल जमा और पैक करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि चेरी फलों का क्योंकि इसको काफ़ी पसंद किया जाता है तो जो लोग इसे मोहब्बत करते हैं वो उसको शहजादा फल भी कहते हैं चेरी का। जी इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताइएगा कि इस साल चेरी ख़रीदने वाले जो व्यापारी हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में उनकी आमद हो रही है या कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि इस सनत से वाबस्ता लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और कारोबार बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। सालाना चेरी के इस सनत से वाबस्ता लोगों की तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है और इससे हज़ारों घर जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते हैं। ना एक तो यह है चेरी अपने घर में फल है वो घर में उनके फल के तौर पर है, फिर कुछ मजदूर है उसको मार्केट करते हैं, कुछ उससे ट्रांसपोर्टर्स जुड़े होते हैं और ये सारा एक साइकिल है जिसमें हज़ारों लोग जो है वो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त मुतासिर है। बदकिस्मती से इस कोविड-19 की वजह से ये कारोबार और हज़ारों लोग इससे जुड़े हुए ये मुतासिर है और इससे इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, फैसला भी कहेगा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ को मराद पैकेज लिक्विड किए जा रहे हैं, क्या इस सिलसिले में चेरी और दीगर फलों के काश्तकारों को भी कोई रिलीफ मुहैया किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हुकूमत ने तमाम दिगर जो शोबे जात हैं जिस पे काम करने वाले लोगों के मजदूर हैं, जिस तरह डेली वेजेस पे काम करने वाले मुतासिर हुए हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस हुए भी हैं। लेकिन अभी तक चेरी की सनत से वाबस्ता लोग, इस तरह के जो फल है लोकल, उनकी सनत से वाबस्ता लोगों के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ताहम इस हवाले से हुकूमत सोच रही है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की खुसूसी कोशिश है इस हवाले से कि वो एक तखमीना लगाएं और एक सर्वे मुरतब करें, एक डेटा इकट्ठा करें कि कितने लोग इस शोबे से मुतासिर हुए हैं कारोबारी इस सनत से। इसमें हज़ारों लोग तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितने लोग कहाँ पे हैं? हुंजा में इससे कितने लोग मुतासिर हुए हैं, गिज़र में इससे कितने लोग मुतासिर हुए हैं, गिलगित में कितने लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पे जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इसमें थोड़ी सी नरमी लाने। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का। अपना ख्याल रखिएगा। शादरिया बादरी, अल्लाह हाफ़िज़।